दोस्तों पेंडेमिक के ऊपर ना हमने कई सारे मूवीज देखे हैं, लेकिन किसको पता था 2020 में तो रियल लाइफ का पेंडेमिक होने वाला है। वेल आज मैं कुछ ऐसी मूवी लेके आई हूँ 28 डेज लेटर, जहाँ पे एक आदमी 28 दिन के बाद कोमा से उठता है और उसे पूरी दुनिया में कोई भी नहीं मिलता, लेकिन अभी भी कुछ इन्फेक्टेड लोग थे, उनसे उसे बचना था। 2002 में रिलीज हुई इस मूवी को 7.6 की रेटिंग है। एक्टिंग एंड सिनेमेटोग्राफी इस मूवी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, लेकिन शैडो कैमरा वर्क के कारण एक रियलिस्टिक व्यू हमारे सामने आता है। मूवी के कास्ट है कैलिन मर्फी, नियोमी हैरिस और मेगन बर्न्स। मूवी शुरू होती है तब हम देखते हैं कि कैम्ब्रिज रिसर्च सेंटर में कुछ चिंपैंजीज लैब में बंद है, उन पे रिसर्च चल रही है और तभी वहाँ पे कुछ एनिमल एक्टिविस्ट ब्रेक इन करते हैं ताकि इन चिंपैंजीज पे रिसर्च करना बंद करे और इन्हें आजाद करे। और तभी वहाँ पे लैब का डॉक्टर आता है और वो सिक्योरिटी को बुलाने ही वाला था, लेकिन ये तीनों से रोकते हैं। डॉक्टर उन्हें कहता है कि प्लीज इन चिंपैंजीज को आजाद मत करो, क्योंकि ये रेज नाम के एक वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं जो काफी खतरनाक है, इसका इलाज भी नहीं मिला है। वो लोग डॉक्टर की बात तो मानते नहीं है और उनमें से एक लड़की एक चिंपैंजी को रिलीज करने के लिए जाती है, लेकिन उस वायरस के कारण वो चिंपैंजी काफी रेज गुस्से में था और वो उस लड़की पे हमला करता है। इमीडिएटली वो भी इन्फेक्टेड होने लगती है, उसकी हालत खराब होती है और उनकी वोमिटिंग करने लगती है। उसका दोस्त उसे देखने के लिए जाता है कि क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो, लेकिन तभी वो लड़की पीछे मुड़ती है और उसका डरावना रूप हम देखते हैं। उसकी आंखें काफी खतरनाक तरीके से लाल हुई थी और वो लड़की पागलों की तरह उसके साथी को भी मार देती है। और दोस्तों इसी तरह से रेज वायरस धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगता है। इस रेज वायरस में इंसान बहुत ही गुस्सैल हो जाता है और धीरे धीरे ज़ॉम्बीज की तरह बनने लगते हैं गुस्से के कारण। ये वायरस ब्रिटेन में शुरू हुआ था और धीरे धीरे दुनिया में फैलने लगता है। अब दोस्तों इस रेज वायरस के पेंडेमिक के हम 28 दिन बाद देखते हैं जिम नाम का लड़का जो कि अभी तक कोमा में था, वो हॉस्पिटल में उठता है। हॉस्पिटल में आसपास कोई भी नहीं था। कुछ कपड़े पहन के वो बाहर आता है तो बाहर सब कुछ उजाड़ पड़ा हुआ था। वो परेशान होने लगता है लोग कहाँ हैं, और तभी उसकी नजर एक न्यूज़पेपर पे जाती है और उसे पता लगता है कि कोई बीमारी फैली हुई थी जिसमें काफी सारे लोग मारे गए हैं। अब काफी देर तक शहर में इधर उधर घूमने के बाद उसे एक चर्च दिखता है। अंदर जाने पे उसे कुछ लोग अजीब तरीके से एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन तभी दूसरी साइड से एक फादर आते हैं। अजीब तरीके से चल रहे थे और पास आने के बाद वो इस पे हमला ही करने वाले थे, लेकिन उसी वक्त इसके हाथ में जो थैली थी इससे वो मारता है और जोरों जोरों से चिल्ला के वहाँ से भागने लगता है। अब इसके आवाज के कारण जो भी ज़ॉम्बीज पड़े हुए थे वो जग जाते हैं और सारे के सारे इसका पीछा करने लगते हैं। वो सारे तेजी से इसके पीछे आ रहे थे, शहर में भागने लगता है, लेकिन तभी दो लोग जिम की मदद करते हैं और उसे छुपने के लिए जगह देते हैं एक पेट्रोल पंप के यहाँ पे। जैसे ही ज़ॉम्बीज का झुंड पेट्रोल पंप के यहाँ पे आता है, वो लोग पेट्रोल पंप का ब्लास्ट करवाते हैं जिसमें ये सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। वो लोग जिम को एक शॉप के अंदर लेके जाते हैं और अपना मास्क निकालते हैं। एक लड़की थी सेलेना और दूसरा था लड़का मार्क। जिम कंफ्यूज था कि अभी अभी उसने क्या देखा और मार्क उसे बताता है ये एक वायरस इन्फेक्शन है जो एक छोटे से गाँव से शुरू हुआ था और धीरे धीरे उसने पूरी दुनिया को तबाह किया। इसमें लोग इतने गुस्सेल हो जाते हैं कि बस सामने वाले को मारना रहता है। उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। इन्फेक्टेड लोगों का खून इतना खतरनाक होता है कि एक बूंद भी हमारे शरीर के अंदर चली गई तो कुछ ही सेकंड में ही वो इंसान भी इन्फेक्ट होता है। जब इस वायरस के बारे में पता चला तब इस शहर को ब्लॉक करने वाले थे कि इन्फेक्शन बाहर न जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। इन्फेक्शन एयरपोर्ट से दूसरे देश में फैल गया था। पूरी दुनिया में अब ज्यादा लोग बचे नहीं है और ना ही कोई गवर्नमेंट है। अब ये हकीकत सुनने के बाद जिम शॉक हो जाता है, चीखने लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, गवर्नमेंट तो होनी ही चाहिए, जरूर होगी, कहीं भी छुपे हुए रहेंगे ये लोग। वो शांत होने के बाद मार्क उसे उसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मैं एक कुरियर कंपनी का डिलीवरी पर्सन हूँ। 28 दिन पहले ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था और तब से मैं कोमा में था। फैमिली में कौन है पूछने पर वो कहता है कि मेरे माता पिता हैं, मैं उन्हीं के साथ रहता था, बस यहाँ से 1-2 घंटे का ही रास्ता है, हमें चलना चाहिए, उनको देखना चाहिए। लेकिन फिर भी उसके जिद के कारण ये लोग अगले दिन जाने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि ज़ॉम्बीज लाइट में बाहर नहीं निकलते। अगले दिन दोपहर तक जिम अपने घर पे पहुंच जाता है जहाँ पे बहुत ही गंदा स्मेल आ रहा था क्योंकि उसके माता पिता ने उन पे हमला होने से पहले ही खुदकुशी कर ली थी। उनके हाथ में जिम के बचपन का फोटो था और पीछे एक मैसेज लिखा हुआ था जिम के लिए कि बेटा ढेर सारा प्यार, अभी फिलहाल तुम सोए हुए हो और अब हमारे सोने का वक्त आया है, लेकिन हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन तुम अपने नींद से मत उठना। अब ये लेटर और मैसेज देखने के बाद जिम बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, उसकी हालत ही नहीं थी, इसलिए ये लोग वहीं पे रुकने का सोचते हैं। अब रात में जिम कैंडल लगा के अपने बचपन की कुछ यादें ताजा कर रहा था। एक कैसेट लगा के वो देखता है, लेकिन उस कैंडल के कारण एक ज़ॉम्बी की नजर इस पे पड़ती है और वो कांच से इसके ऊपर हमला करता है और पकड़ लेता है।
कैसे तैसे जोर जोर से चिल्ला के ये सेलेना और मार्क को भी उठाता है और वो कैसे तैसे वो ज़ॉम्बी को मार देते हैं। लेकिन इसी हाथापाई में मार्क को चोट लगती है और उसका खून इन्फेक्ट हो जाता है। ये देख वो डरने लगता है और सेलेना उसका चेहरा पढ़ लेती है। सेलेना बिना कतराए उसे सीधा मार देती है। ये देख के जिम भी काफी शॉक होता है। वो जिम से कहती है कि एक बार अगर इंसान इन्फेक्ट हुआ तो हमारे पास सिर्फ 20 सेकेंड रहते हैं, उसके पहले ही हमें उसे मार देना है और अगर मौका आया तो मैं तुम्हारे साथ भी यही करूंगी। अब ये जगह खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए ये लोग वहाँ से निकलते हैं। कहाँ जाना है, आगे क्या है, कुछ भी पता नहीं था। पूरे शहर में घूमते घूमते शाम होने लगती है और तभी जिम की नजर एक बिल्डिंग की ऊंचाई पे जाती है जहाँ पे लाइट ब्लिंक्स हो रही थी। ये लोग भी उस बिल्डिंग के पास जाते हैं। पूरा अंधेरा था, ज्यादा लाइट नहीं थी। धीरे धीरे ये लोग स्टेयर्स चढ़ के जाने लगते हैं। तभी इन्हें नीचे हलचल सुनाई देती है। सेलेना बैटरी से देखती है तो कुछ ज़ॉम्बीज इनके पीछे आ रहे थे। वो इतने तेज थे कि कुछ ही सेकंड में वो फ्लोर चढ़ जाते हैं। ये देखते हुए दोनों भी बहुत भागने लगते हैं। कुछ फ्लोर्स ऊपर चढ़ने के बाद उन्हें एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो पूरा कवर अप था। उसका नाम फ्रैंक था। वो इन दोनों को भी अंदर लेता है। आगे ये दोनों भी फ्रैंक के घर पे चले जाते हैं और यहाँ पे फ्रैंक उन 2 ज़ॉम्बीज को मार देता है। फ्रैंक की 15 साल की बेटी हैना दरवाजा खोलती है और अंदर हम देखते हैं बैटरीज पे लाइट चल रही थी। अगर कोई सर्वाइवर है तो उसे इशारा देने के लिए ही ये लाइट लगाई गई थी। फ्रैंक अंदर आता है और इन दोनों को देख के वो काफी खुश होता है क्योंकि अकेले ही ये दोनों काफी टाइम से रह रहे थे और परेशान हो गए थे। उन्हें कोई साथी चाहिए था। अब इन लोगों की कैजुअल बातचीत होती है और डिनर होने के बाद जिम फ्रेश होता है और वो मौका देख के सेलेना को थैंक यू कहता है क्योंकि वो अगर नहीं होती तो ये जिंदा नहीं बचता। अब अगले दिन ये लोग उठते हैं। फ्रैंक पूरे शहर का नजारा बताता है कि यहाँ पे ना तो लाइट है ना पानी है, कैसे तैसे गुजारा हो रहा है। आगे वो मिलिट्री की ब्रॉडकास्टिंग चेक कर रहा था और तभी उसे एक फ्रीक्वेंसी मिलती है जहाँ पे मिलिट्री का एक रिकॉर्डेड मैसेज सुनाई देता है। मैनचेस्टर इस शहर में मिलिट्री का कैंप था और वहाँ पे सर्वाइवर्स को इन्वाइट किया जा रहा था। अब ये लोग जाने का डिसाइड करते हैं और फ्रैंक की गाड़ी से निकलते हैं। 2 से 3 दिन का ये सफर था। अब दोस्तों रास्ते में एक बहुत बड़ा टनल आ जाता है जहाँ पे डेब्रिस और गाड़ियों के कारण रास्ता ब्लॉक था, लेकिन फ्रैंक चला जाता है। वो सीधा इन गाड़ियों के ऊपर से ही अपनी कार को लेके जाता है। कैसे तैसे ये गाड़ी को निकालता है लेकिन टायर पंक्चर हो जाता है। अब इस जगह पे ज़ॉम्बी होने के चांसेस काफी ज्यादा थे। काफी डरते हुए ये लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और दूसरा टायर लगा रहे थे। काम ऑलमोस्ट हो गया था और हैना गाड़ी के नीचे थी, लेकिन दोस्तों अचानक से काफी ज्यादा चूहे आ जाते हैं। ये देख के हैना और बाकी के सब लोग डर जाते हैं क्योंकि उनके पीछे ज़ॉम्बीज थे। ये देख के फ्रैंक उसकी मदद करने लगता है और जल्दी से वो टायर लगाता है और वहाँ से गाड़ी शुरू करके ये लोग भागते हैं। उनका काफी क्लोज एनकाउंटर था ज़ॉम्बीज के साथ। अब रास्ते में एक मॉल आता है जहाँ पे ये लोग काफी सारा सामान लेते हैं और उस शाम में एक खूबसूरत पहाड़ी के इलाके में ये लोग रात बिताते हैं। वो पल वो लोग काफी एंजॉय करते हैं क्योंकि वैसा काफी टाइम से उन्होंने देखा नहीं था। और तभी सेलेना और जिम के बीच में एक मोमेंट आ जाता है और दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब अगले दिन ये लोग मैनचेस्टर शहर पहुंच जाते हैं। सामने जंगल में आग लगी हुई थी। ये पूरा एरिया और मिलिट्री कैंप सुनसान पड़ा हुआ था। बाहर इन्फेक्टेड लोगों की लाशों के अलावा आर्मी का कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। शायद यहाँ पे रिसेंटली अटैक हुआ था, इसीलिए फ्रैंक काफी गुस्सा होने लगता है क्योंकि उसे एक आखिरी उम्मीद मिली थी एक अच्छी जिंदगी पाने का और वो भी नहीं था। इसी गुस्से में वो जब रहता है तभी उसे एक कौवे की आवाज सुनाई देती है ऊपर, जो कि एक ज़ॉम्बी के शरीर में बैठा हुआ था। फ्रैंक गुस्से में उस गेट को लात मारता है, लेकिन तभी उस ज़ॉम्बी से खून की कुछ बूंदे गिरती है जो कि सीधा फ्रैंक के आंख में जाती है, जिसके कारण दोस्तों फ्रैंक भी इन्फेक्ट होता है। यहाँ पे फ्रैंक खुद समझ जाता है कि अब ज्यादा समय नहीं है उसके पास। वो हैना के पास आता है और उसे कहता है कि बेटा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और देखते देखते वो ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। बहुत ही डरावना सीन था। यहाँ पे जिम उसके साइड में ही खड़ा था और सेलेना चिल्लाने लगती है कि उसे प्लीज मार डालो, प्लीज मारो। लेकिन फ्रैंक कन्वर्ट होने के बाद जिम पे भारी पड़ने लगता है और तभी मिलिट्री के कुछ लोग कई दूर से फ्रैंक को शूट करके मार देते हैं। अब इस पूरे हादसे से हैना काफी दुखी थी। उसे अपने पिता को आखिरी बार देखने का मौका भी नहीं मिलता। तीनों भी काफी डिस्टर्ब थे। आर्मी वाले इनको लेके जाते हैं। जंगल के बीचों बीच में हम आर्मी का मेंशन देखते हैं जहाँ पे सिर्फ 8 से 10 आर्मी के ऑफिसर थे मेजर हेनरी के कमांड में। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इनके अलावा यहाँ पे कोई भी नॉर्मल सिटीजन्स नहीं थे। फ्रेश होने के बाद हेनरी जिम को आसपास की जगह दिखाता है और कहता है कि ये मेंशन जंगल के बीचों बीच में है और हमने ही आसपास आग लगाई है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके, लेकिन वो लोग जल्द ही हमला कर सकते हैं। उसी दरमियान वो एक जगह पे लेके जाता है जहाँ पे एक ज़ॉम्बी जिम के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। जिम बहुत ही डर जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी चैन से बंधा होता है। वो आर्मी के ही लोगों का एक साथी था और कुछ दिन पहले ही इन्फेक्ट हुआ था, लेकिन मारने के बजाय इन्होंने उसे चैन से बांध
के रखा था ताकि उसके बिहेवियर पे स्टडी कर सके। उस ज़ॉम्बी को खाना ना मिलने के कारण काफी बेचैन हो रहा था। अब यहाँ पे डिनर का समय आता है और सारे लोग टेबल पे बैठ जाते हैं। ये तीनों भी चुपचाप थे, एक नई जगह पे थे इसीलिए। और उसी दरम्यान हम सर्जन फेरल को देखते हैं जो कि काफी स्पिरिचुअल चीजें मानते थे और उन्हें बाकी के आर्मी लोगों का बर्ताव पसंद नहीं आता था, इसीलिए उनकी बातों से आज भी हेनरी का और उसका आर्ग्यूमेंट शुरू होता है। इसी दरम्यान ज़ॉम्बीज का कुछ झुंड जंगल से आ रहे थे और उसी हलचल के कारण एक सायरन बजने लगता है और सब लोग अलर्ट हो जाते हैं और आर्मी को लोग जैसे ही ज़ॉम्बीज को देखते हैं फायरिंग करने लगते हैं। कुछ देर के बाद वो ज़ॉम्बीज मर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सेलेना भी अलर्ट हुई थी और अपना चाकू हाथ में लिया था। ये देख के मिलिट्री के लोग उसके ऊपर हंसने लगते, उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। इसीलिए जिम और फेरल उन बाकी लोगों को मारने लगते हैं। इनका हेड हेनरी वहाँ पे आता है और इस झगड़े को रोकता है और वो जिम को अपने कैबिन में लेके जाता है और यहाँ पे वो अपनी हकीकत बताता है। वो कहता है काफी समय से हम सारे सोल्जर्स इस मेंशन में थे, लेकिन तभी सब लोग डिप्रेस होने लगे क्योंकि बाहर कोई भी फ्यूचर नहीं था और खुदकुशी करने वाले थे। इसीलिए मैंने उन्हें प्रॉमिस किया कि एटलीस्ट तुम्हारे मजे के लिए मैं तुम्हें लड़कियां दूंगा ताकि तुम डिप्रेस ना रहो। और इसीलिए मैंने वो ब्रॉडकास्टिंग सेटअप की थी ताकि उन्हें सुन के जो भी सर्वाइवर लड़कियां हैं वो यहाँ पे आ सके। यानी सेलेना और हैना अब इन आर्मी ऑफिसर्स की शिकार बनने वाली थी। अब ये सुनते ही जिम बाहर सीधा भागने लगता है ताकि इन दोनों को बचा और यहाँ से भाग जाए, लेकिन वो पकड़ा जाता है। अब यहाँ पे फेरल भी वापस लड़ाई करता है तो फेरल और उसे एक जेल में बंद करते हैं। तो दूसरी जगह पे हैना और सेलेना को तैयार किया जाता है ताकि वो बाकी सोल्जर्स का मन बहला सके। हैना अभी भी बच्ची थी, इसीलिए सेलेना उसे कुछ ड्रग्स ऑफर करती है जिसके कारण वो कुछ भी फील नहीं कर पाएगी और ये दोनों भी रेड ड्रेस पहन के तैयार होते हैं। अब अगले दिन जिम की जब आँख खुलती है तब वो फेरल के साथ था और फेरल उसे बताता है कि ये सब कुछ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। यहाँ पे इन्फेक्शन सिर्फ हमारे देश में ही 2-3 शहर में फैला हुआ है, बाकी की पूरी दुनिया नॉर्मल चल रही है। एक्चुअली में हमारे गवर्नमेंट ने ही इन्फेक्टेड लोगों को एक जगह पे ब्लॉक करके रखा हुआ है बाकी दुनिया से अलग, और यही बात मेजर को पता है, इसीलिए वो खुद अपने अलग जगह पे रह के अपने कुछ सोल्जर्स के साथ मजे करने का सोच रहा है। ये सब कुछ हमारे गवर्नमेंट का खेल है, बस ये लोग बता नहीं रहे कि हमें ही क्वारंटीन किया गया है। और उसी समय इन दोनों को भी बाहर एक जंगल में लेके जाते हैं ताकि इन्हें मार सके। ये लोग फेरल को मार देते हैं, लेकिन तभी जिम कुछ इन्फेक्टेड लोगों के ढेर में जाके छुप जाता है और किसी के हाथ ही नहीं आता। और तभी वहाँ पे उसकी नजर ऊपर उड़ते हुए एक प्लेन की तरफ जाती है और उसे समझ आता है कि जो बात फेरल कह रहा था वो शायद सच है। बाहर की पूरी दुनिया नॉर्मल तरीके से ही चल रही होगी। उसे एक आशा की उम्मीद दिखाई देती है, इसीलिए वो यही मौका देख के दीवार के उस पार आके मेंशन में चला आता है और गेट पे आके सिक्योरिटी ब्रीच करता है ताकि जोरों जोरों से सायरन बजने लगे। जोरों जोरों से बारिश शुरू हुई थी। जैसे इनका प्रोटोकॉल था, मेजर उसके कुछ लोगों को लेके गेट के पास आता है। जिम वहीं पे छुपा हुआ था और एक एक करके उसके 2-3 सोल्जर्स को वो मार देता है। अब यहाँ पे मेजर अकेले ही बच जाता है। तभी कुछ ज़ॉम्बीज अटैक करते हैं, लेकिन मेजर उन्हें मार के वापस अपने मेंशन में चला आता है जहाँ पे 4 से 5 सोल्जर्स अभी भी बाकी थे। ऑलमोस्ट रात हो गई थी और तभी जिम जो इनका जो इन्फेक्टेड सोल्जर था उसकी चैन को ऊपर से शूट करता है और आजाद कर देता है और वो ज़ॉम्बी ऑफिसर्स के ऊपर अटैक करने लगता है। ये देख के हैना और सेलेना जो कि वहीं पे बैठी हुई थी वो जाके एक जगह पे छुप जाती है। हैना उस ड्रग्स के प्रभाव में थी और अकेले ही घूमते हुए वो कहीं और निकल जाती है। वो ज़ॉम्बी एक एक करके तो ऑफिसर्स पे हमला करने लगता है और यहाँ पे ज़ॉम्बीज की संख्या बढ़ने लगती है। जिम यहाँ कैसे तैसे छुप के हैना और सेलेना को ढूंढ रहा था। यहाँ पे सेलेना एक रूम में छुपी हुई थी जहाँ पे अचानक से एक ज़ॉम्बी आता है और उसके ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन जिम पीछे से आके उसे बचाता है। अब सेलेना को लगता है जिम भी इन्फेक्टेड है, इसीलिए वो उसे मारने ही वाली थी, लेकिन उसे देख के समझ जाती है कि ये ठीक है। ये देख के सेलेना खुश होती है और उसे किस करती है, लेकिन तब तक वहाँ पे हैना आ जाती है और उसे लगता है जिम सेलेना को इन्फेक्ट कर रहा है, इसीलिए वो एक कांच की बोतल उसके सर पे मारती है। वो उसे पूछता है कि ये तुमने क्या किया? मैं इसे काट नहीं रहा था, मैं इसे किस कर रहा था। लेकिन फाइनली ये तीनों भी मिल गए थे और कार ढूंढने लगते हैं। इनकी कार तो मिलती है, लेकिन इनकी कार में इन्हें हेनरी दिखता है। हेनरी जिम पे काफी गुस्सा था, इसीलिए वो उसे सीधा शूट कर देता है। ये देख के हैना गाड़ी चालू करती है और रिवर्स लेने लगती है। तभी पीछे वही इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी आता है और वो सीधा हेनरी को खींच के निकालता है और उसके ऊपर अटैक करता है और हैना इन दोनों को कार में लेके वहाँ से ये लोग निकल जाते हैं। अब मूवी फास्ट फॉरवर्ड वापस हम 28 दिन के बाद देखते हैं। जिम की आँख खुलती है
और ये लोग एक छोटे से घर में पहाड़ी इलाके में रह रहे थे, जहाँ पे सेलेना एक बड़ा सा कपड़ा सिला रही थी। और तभी इन लोगों को एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है। ये तीनों भी भागते हुए उस कपड़े को लेके बाहर आते हैं और हेलो लिखते हैं, ताकि ऊपर उड़ान भरने वाला पायलट इनके इस मैसेज को देखे और इन्हें रेस्क्यू करे। यानी दोस्तों ये अकेले ही लोग नहीं थे जो सरवाइव किए थे, और भी काफी लोग थे और शायद गवर्नमेंट इनको रेस्क्यू कर रहा था, और वैसे ही ये लोग भी बच जाते हैं। तो दूसरी जगह पे हम देखते हैं शहर पूरा सूना पड़ने के कारण ज़ॉम्बीज को खाना नहीं मिल पा रहा था और तड़प के वो लोग मर रहे थे। ये थी मूवी 28 डेज लेटर। इसके अलावा मूवी के और 3 अल्टरनेट एंडिंग्स है, जहाँ पे जिम को गोली लगने के बाद वो मर जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए, और अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना। मैं इसका सेकंड पार्ट 28 वीक्स लेटर जल्दी डालूंगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।